हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 1 तक 20 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 2 में हम 21 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21। वह अधिकतम संख्या क्या जिससे 989 तथा 1327 में भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 7 शेष बचता हो। यहाँ पर देखिए हमसे ऐसी अधिकतम संख्या पूछी गई है जिससे 989 को अगर हम डिवाइड करें तो 5 शेष बचे और 1327 को डिवाइड करें तो 7 शेष बचे। अब यहाँ पर देखिए जब हम 989 को डिवाइड करेंगे और 5 शेष बचेगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम 989 में से 5 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 984। तो 984 इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 1327 में से 7 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1320। तो यहाँ पर अगर 7 शेष बच रहा था तो इसका मतलब ये है कि 1320 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो संख्याएं आ गई, 984 और 1320। ये यहाँ पर इस अधिकतम संख्या से पूरी पूरी डिवाइड होंगी। अब यहाँ पर देखिए अधिकतम संख्या है, इसका मतलब ये है कि हमें 984 और 1320 का एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको भाग विधि से निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम 984 से डिवाइड करेंगे 1320 को, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पर 984 से एक बार ही डिवाइड हो पाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 984। 1320 में से जब हम 984 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 336। अब इस बार हम 336 से डिवाइड करेंगे 984 को, तो यहाँ पर देखिए दो बार जाएगा, तो यहाँ पर 336 का दो गुना आ जाएगा 672। अब हम 984 में से घटाएंगे 672 को, 984 में से 672 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 312। अब हम 312 से डिवाइड करेंगे 336 को, तो यहाँ पर देखिए एक बार जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 312। 336 में से 312 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24। इस बार हम 24 से डिवाइड करेंगे 312 को, तो यहाँ पर देखिए एक बार जाएगा। 31 में से 24 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब हम ऊपर से उतार लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 72। 24 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा कट हो जाएगा, तो हमारे पास शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास भाग विधि से जो एचसीएफ निकल करके आया है वो आया है 24। तो यहाँ पर 984 और 1320 दोनों ही 24 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही हैं। और जब ये दोनों पूरी पूरी डिवाइड हो रही हैं तो अगर हम 989 और 1327 को डिवाइड करेंगे तो ये क्रम से 5 और 7 शेषफल भी देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो अधिकतम संख्या आई है वो आई है 24। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22। एक दूध वाले के पास एक कैन में 75 लीटर दूध है तथा दूसरे कैन में 45 लीटर दूध है। उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी जो दोनों कैनों के दूध की मात्रा को माप सके। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे दूसरी लाइन में कहा गया है उसके पात्र की अधिकतम क्षमता क्या होगी। यहाँ पर देखिए हमें अधिकतम क्षमता बतानी है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को बड़े से छोटे के क्रम में लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सबसे बड़ा ऑप्शन देखें तो वो है ऑप्शन डी, 25 लीटर। अब देखिए अगर हमारे पास 25 लीटर का पात्र है और अगर हम उससे 75 लीटर दूध मापना चाहें तो यहाँ पर हम आराम से नाप सकते हैं। अगर हम 25 के 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 75 आता है। तो हम 25 लीटर के पात्र से 75 लीटर दूध को नाप सकते हैं, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरी कैन को देखें तो दूसरी कैन है 45 लीटर की। अब अगर हम इसको 25 लीटर के पात्र से नापना चाहेंगे तो देखिए एक बार तो 25 लीटर पूरा पूरा आ जाएगा, लेकिन दूसरी बारी में इसमें 20 लीटर दूध ही आ पाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा नहीं नाप पाएगा। मान लीजिए दूसरी कैन ये हमारी 45 लीटर की जगह अगर 50 लीटर की होती तो यहाँ पर ये पूरा पूरा ना पाता और हमारा ऑप्शन डी ही सही हो जाता। लेकिन दूसरी कैन की क्षमता 45 लीटर की है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही नहीं होगा, क्योंकि 25 लीटर का पात्र इसको पूरा पूरा नहीं नाप पाएगा। तो हम इसको कट कर देंगे। अब हम देखेंगे ऑप्शन सी, 15 लीटर।
15 लीटर को हम चेक करेंगे पहली वाली कैन के लिए। तो देखिए अगर हम 15 की 5 से गुणा करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 75 लीटर। तो यहाँ पर ये 75 लीटर दूध को आराम से नाप देगा। अब अगर हम दूसरी कैन को चेक करें तो दूसरी कैन में दूध है 45 लीटर। अगर हम 15 की गुणा करते हैं 3 से तो हमारे पास आ जाता है 45। तो यहाँ पर ये दूसरी कैन को भी आराम से नाप लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 15 लीटर का पात्र अगर होगा तो वो दोनों कैन के दूध को आराम से नाप देगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका में से 4 है तो उनका लय ज्ञात करें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। हमने देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, एलसीएम बटे एचसीएफ बराबर ए गुणा बी। यानी कि अगर हम एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो हमें ए गुणा बी की वैल्यू मिल जाती है। और ए और बी कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो देखिए अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो दो संख्याएं हैं ये उनका अनुपातिक रूप होता है। क्योंकि अगर हम a में HCF की गुणा कर देंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी, और b में HCF की गुणा कर देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो इन दोनों में HCF कॉमन होता है, तो अगर हम HCF को हटा देंगे तो हमारे पास दो संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। तो ये जो a और b होता है ये अनुपात होता है। वही अनुपात हमको 3:4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम आराम से एलसीएम को निकाल सकते हैं। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है एलसीएम बटे एचसीएफ बराबर ए गुणा बी, उसमें अगर हम एचसीएफ की तिरछी गुणा कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए गुणा बी। अब यहाँ पर हमारे पास एचसीएफ की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है और बी की वैल्यू भी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, एचसीएफ की जगह आ जाएगा 4, ए की जगह आ जाएगा 3 और बी की जगह आ जाएगा 4। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 4। इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 48। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24। 23 का न्यूनतम गुणक ज्ञात करें जिसे 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 तथा 13 शेष बचे। यहाँ पर देखिए अलग अलग शेष बच रहा है, तो हम पहले वह संख्या निकाल लेते हैं जो हमें एलसीएम में से घटानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 18 में से या तो 7 को घटा ले, या 21 में से 10 को घटा ले, या 24 में से 13 को घटा ले। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास शुरू में आ जाएगा 18, 21, 24। इसमें से हम घटाएंगे 7, 10 और 13। तो यहाँ पर देखिए तीनों ही कंडीशन में 11 बच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें एलसीएम निकाल करके उसमें से 11 घटाना है। अब हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें जो संख्याएं दे रखी हैं वो दे रखी हैं 18, 21 और 24। 18, 21, 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 21, 12। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 21, 6। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 21, 3। इस बार हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 7, 1। इसको हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 7, 1। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 1। अब देखिए हमारे पास ये एलसीएम आ चुका है, तो हम इन सभी की गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 504 के बराबर। अब देखिए अगर आप अपने चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो ये 3000 से ज़्यादा हैं। अब हमारे पास एलसीएम आ रहा है 504। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐसी संख्या की गुणा करेंगे कि ये 3000 के लगभग चला जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें 6 से गुणा करेंगे तो ये 3000 के आसपास चला जाएगा। तो जब हम 504 में 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3024। अब देखिए 3024 तो आया एलसीएम, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 3024 18, 21 और 24 से पूरा पूरा डिवाइड है। अब हमें 7, 10 और 13 शेष बचाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 11 को घटा देंगे। तो जब हम 3024 में से 11 को घटाएंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 3013। अब देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है 23 का न्यूनतम गुणक ज्ञात करे। अब हमें न्यूनतम गुणक भी देखना है, तो हम क्या करेंगे, 3013 को 23 से डिवाइड करके भी देखेंगे। तो जब हम 3013 को 23 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो संख्या आएगी वो 3013 ही आएगी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि उनका में से 37 है तो बड़ी संख्या क्या है?
यहाँ पर देखिए हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और उनका में से दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम को निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, एचसीएफ की जगह आ जाएगा 37 और फर्स्ट इंटू सेकेंड की जगह आ जाएगा 4107, क्योंकि ये हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम एलसीएम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 111 के बराबर। अब देखिए हमने एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है, ए गुणा बी बराबर एलसीएम बटा एचसीएफ। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे, तो हमारे पास ए गुणा बी बराबर आ जाएगा एलसीएम की जगह 111 और एचसीएफ की जगह 37। तो ये आ जाएगा 111 बटा 37। तो यहाँ से हमारे पास ए गुणा बी की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। अब देखिए 3 के बराबर आई है और हमें इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, क्योंकि ये ए गुणा बी की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए इसका एक ही कंपोजिशन बन सकता है, 1 और 3 का। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1 और बी की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू आ रही है 3, तो यहाँ पर बी वाली संख्या ही बड़ी होगी। अब देखिए बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें बी में एचसीएफ की गुणा करनी होगी। तो देखिए बड़ी संख्या आ जाएगी 3 गुणा 37, ये आ जाएगी 111 के बराबर। तो यहाँ पर बड़ी संख्या है 111 और यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, दो संख्याओं का लैसे 2079 है, यदि उनका में से 27 है, यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो यहाँ पर हम इसको लगा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या हमको दी हुई है 189, तो यहाँ पर आ जाएगा 189। दूसरी संख्या निकालनी है तो उसको ऐसे ही रखेंगे। एलसीएम हमको दिया हुआ है 2079 और एचसीएफ दिया हुआ है 27। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या निकल करके आ जाएगी 297। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 21, 36 तथा 66 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 21, 36 और 66 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम पहले एलसीएम को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 21, 36, 66। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21, 18, 33। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21, 9, 33। इस बार हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, 3, 11। इस बार हम इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, 1, 11 है। इसको इस बार हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 11। इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 और 1। अब देखिए हमारे पास एलसीएम क्या आया, हमारे पास आया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है। यहाँ पर देखिए हमें वर्ग संख्या बतानी है। अब देखिए अगर हमें वर्ग संख्या निकालनी है, इसका मतलब ये है कि एलसीएम में जितने भी संख्याएं आई हैं ये पेयर में होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर हमारे पास पेयर होगा और हम उसका वर्गमूल लेंगे तो उन दो में से एक रह जाता है। जैसे 4 को हम लिखते हैं 2 गुणा 2, अगर हम उसका वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास केवल एक ही 2 रह जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम प्रत्येक संख्या का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एलसीएम में देखें तो सबसे शुरू में है 2 गुणा 2, तो यहाँ पर ये पेयर में है तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे है 3 गुणा 3, तो ये भी पेयर में है तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके आगे अगर हम देखें 7, तो ये यहाँ पर सिंगल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर और 7 की गुणा कर लेंगे ताकि ये पेयर में आ जाए। इसके आगे है 11, ये भी सिंगल है तो हम यहाँ पर 11 से भी गुणा कर लेंगे ताकि ये भी पेयर बन जाए। यहाँ पर देखिए हमने 7 और 11 से गुणा इसलिए की है ताकि हमारी जो संख्या आए उसका पूरा पूरा वर्गमूल आ सके। अगर हमसे पहली लाइन में ये नहीं कहता कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है, अगर ये लाइन हमको नहीं देता तो हम यहाँ पर 7 और 11 की गुणा नहीं करते। लेकिन अगर हमें वर्ग संख्या निकालनी है तो हमें यहाँ पर प्रत्येक को पेयर में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने 7 और 11 की गुणा कर ली है। अब अगर हम इन सभी की गुणा करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2,13,444। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2 तथा 3 शेष बचता है। यहाँ पर भी देखिए अलग अलग शेष बच रहा है। तो हम शुरू में ये देखते हैं कि वह कौन सी संख्या है
जो हमें एलसीएम में से घटानी है। तो देखिए इसके लिए हम 4 में से 1 को घटाएं, या 5 में से 2 को घटाएं, या 6 में से 3 को घटाएं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा, 5 में से 2 को घटाएंगे तो भी 3 आएगा, और 6 में से 3 को घटाएंगे तो भी 3 ही आएगा। तो यहाँ पर 3 हमारे पास ऐसी संख्या है जिसे हमें एलसीएम में से घटाना है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें संख्याएं दी हुई हैं 4, 5, 6। 4, 5, 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 5, 3। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 5, 3। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 5, 1। इसको अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन सभी की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60। अब देखिए ये आया है एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, जो हमने 3 निकाला था हम उसको इसमें से घटा देंगे। तो देखिए हमारे पास संख्या आ जाएगी 60 माइनस 3 यानी कि 57। तो 57 यहाँ पर ऐसी संख्या है जिसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष आएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष आएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29। मान लिया जाए कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो संख्या n के अंकों का योग ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमसे तीसरी लाइन में कहा गया है प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। अब देखिए अगर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बच रहा है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल करके उसमें 2 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें संख्याएं दी गई हैं 4, 6, 10 और 15। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 3, 5, 15। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 5, 15। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 5, 5। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 1, 1। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60 के बराबर। अब देखिए हमारे पास ये एलसीएम तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन की पहली लाइन में हमसे कहा गया है मान लिया जाए कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है। यहाँ पर देखिए हमें जो संख्या दी गई है वह 6 अंकों की न्यूनतम संख्या दी गई है। अब देखिए हमें पता है 6 अंकों की जो न्यूनतम संख्या होगी वह होगी 1 के आगे 5 जीरो यानी कि 1 लाख। तो अब हम वह संख्या निकालेंगे कि जो 60 से डिवाइड होती हो और 6 अंकों की न्यूनतम संख्या हो। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 1 लाख को 60 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 40। ऊपर से 0 उतार लेंगे। अब ये जाएगा 6 बार तो यहाँ पर आ जाएगा 360। 400 में से 360 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। ऊपर से फिर 0 उतार लेंगे, ये फिर 6 बार जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 360। इस बार फिर से 40 बच जाएगा। ऊपर से फिर 0 उतार लेंगे, ये फिर 6 बार जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 360 और शेष बच जाएगा 40। अब यहाँ पर देखिए शेष 40 बच गया। अब देखिए अगर हमें संख्या 60 से पूरी पूरी डिवाइड करनी है तो अगर यहाँ पर हम 40 में 20 और ऐड कर देते तो यहाँ पर ये 60 बन जाता, तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाती। यानी कि यहाँ पर 20 की कमी रह गई। तो हम क्या करते हैं, 1 लाख में 20 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो 60 से विभाजित संख्या आ जाएगी तो वो आ जाएगी 1 लाख प्लस 20 यानी कि 1 लाख 20 के बराबर। अब देखिए 1 लाख 20 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या है जो 4, 6, 10 और 15 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता हो। अब अगर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बच रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 लाख 20 में 2 को और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या n बराबर आ जाएगी 1 लाख 20 प्लस 2 यानी कि 1 लाख 22 के बराबर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है n के अंकों का योग ज्ञात करें। तो देखिए योग बराबर आ जाएगा 3 जीरो तो बीच में से हटा ही देंगे क्योंकि इनका योग में कुछ काम नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ पर योग आ जाएगा 5 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21 तथा 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यहाँ पर देखिए हम पहले 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 12, 18, 21 और 30। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 9, 21, 15।
इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 9 21 15। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 3 7 5। इसको हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 7 5। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 7 1। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 और 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3 × 5 × 7। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1260 के बराबर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन की पहली लाइन में कहा गया है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे दो गुना करने पर, यानी कि अगर हम संख्या को दो गुना करें तब वह 12 18 21 और 30 से डिवाइड हो। अब यहाँ पर 12 18 21 और 30 से संख्या डिवाइड हो रही है, वह हो रही है 1260। तो अब हमें वह संख्या बतानी है जिसे दो गुना करने पर 1260 आता हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1260 का आधा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएगी 630। तो यहाँ पर देखिए 630 ऐसी संख्या है जिसे दो गुना करने पर 1260 आता है और 1260 12 18 21 और 30 से पूरा पूरा विभाजित है। तो यहाँ पर हमारी सही संख्या है 630 और यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31। वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 10 16 तथा 24 से पूर्णतः विभाजित है। इस तरह का देखिए एक क्वेश्चन हमने अभी पीछे सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 27। तो जिस तरह से हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 10 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएंगी 10 16 और 24। इसको हम करेंगे 2 से डिवाइड तो हमारे पास आ जाएगा 5 8 और 12। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 और 6। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 2 और 3। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 और 3। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 1 1। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 और 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है। तो देखिए अगर हमें संख्या को न्यूनतम वर्ग संख्या बनाना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एलसीएम में संख्याएं आई हैं इनको पेयर में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे शुरू में है 2 × 2। तो यहाँ पर ये पेयर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे फिर से 2 × 2 है तो ये भी पेयर में है तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे 3 है जो यहाँ पर सिंगल है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 3 की ओर गुणा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ×3। इसके आगे जो 5 है ये भी सिंगल है तो यहाँ पर हम इसको पेयर में बनाने के लिए इसमें भी 5 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एलसीएम में 3 और 5 की गुणा हो गई। अब हम इन सभी की गुणा करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3600। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32। 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर ए बी तथा सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय क्रमशः 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे। देखिए जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन इस तरह का आएगा जहां पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति किसी वृत्ताकार मैदान पर दौड़ रहे होंगे और हमसे कहा जाए कि वे आरंभिक बिंदु पर कितनी देर बाद मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शंस में जो हमको टाइमिंग दी हुई है हम उस टाइमिंग की उनकी स्पीड से गुणा करके देखेंगे कि क्या वे पूरा चक्कर पूरा कर रहे हैं। अगर तीनों जिस समय पर पूरे चक्कर लगा रहे होंगे तो वही हमारा वह समय होगा जहां पर वे एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा टाइम लेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो हमको दिया गया है 6 घंटे। तो यहाँ पर देखिए हम 6 घंटे लेकर चेक करते हैं कि क्या वे तीनों प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पहले चेक करते हैं ए के बारे में। ए की चाल है 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। चाल होगी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हमने लिया है 6 घंटा। तो हमारे पास आएगा 2.5 गुणा 6 यानी कि 15 किलोमीटर। अब देखिए पहली लाइन में हमसे कहा गया है 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर, यानी कि ये जो वृत्ताकार पथ है उसका एक चक्कर 5 किलोमीटर का है। अब ए दौड़ रहा है 15 किलोमीटर तो इसका मतलब ये है कि ये 3 चक्कर लगा रहा है।
तो यहाँ पर देखिए 3 चक्कर लगाने के बाद फिर से प्रारंभिक बिंदु पर है। तो यहाँ पर ये तो हमारा सही है। अब हम चेक करते हैं बी के बारे में। बी की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए बी के द्वारा जो चली गई दूरी आ जाएगी, वो आ जाएगी चाल गुणा समय। चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 6 घंटे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 6 यानी कि 18 किलोमीटर। अब देखिए 18 किलोमीटर का क्या मतलब है। 18 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 चक्कर तो पूरे पूरे आ जाएंगे और 3 किलोमीटर शेष रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि बी 3 चक्कर लगाने के बाद 3 किलोमीटर और आगे निकल गया है। तो यहाँ पर ये प्रारंभिक बिंदु पर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी 6 घंटे सही नहीं हो सकता है। तो हम इसको कट कर देंगे। अब हम देखेंगे इसके बाद। तो देखिए इसके बाद जो इससे ज़्यादा है वो है 10 घंटे ऑप्शन सी में। तो यहाँ पर हम 10 घंटे पर चेक करते हैं। तो हम फिर से ए के लिए चेक करेंगे। ए की जो चाल है वो है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है इस बार 10 घंटे। तो यहाँ पर देखिए दूरी आ जाएगी 2.5 गुणा 10 यानी कि 25 किलोमीटर। अब देखिए एक चक्कर है 5 किलोमीटर का। 25 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 5 चक्कर। तो यहाँ पर ए फिर से प्रारंभिक बिंदु पर है। अब हम चेक करते हैं बी के लिए। बी की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 10 घंटे। तो यहाँ पर देखिए दूरी आ जाएगी 3 गुणा 10 यानी कि 30 किलोमीटर। 30 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएंगे 6 चक्कर। तो बी 6 चक्कर लगा चुका है और फिर से प्रारंभिक बिंदु पर है। अब हम चेक करते हैं सी के लिए। सी की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 10 घंटे। तो यहाँ पर देखिए दूरी आ जाएगी 2 गुणा 10 बराबर 20 किलोमीटर। अब अगर हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 चक्कर। तो यहाँ पर देखिए सी 4 चक्कर लगाने के बाद फिर से आरंभिक बिंदु पर है। तो यहाँ पर देखिए 10 घंटे बाद ए बी और सी फिर से आरंभिक बिंदु पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 10 घंटे ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत होगी। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक कमरा ले लेते हैं जिसकी लंबाई ले लेते हैं 12 मीटर और चौड़ाई ले लेते हैं 8 मीटर। अब देखिए हमें इसके अंदर वर्गाकार टाइल्स बिछानी है और कम से कम टाइल्स बिछानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 8 और 12 जो हमको लंबाई और चौड़ाई दी गई है, हम इसका HCF निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम भाग विधि से निकालने की जगह ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 और 12 का जो HCF होगा वो 4 होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो 4 आया, ये वर्गाकार टाइल की भुजा है। अब देखिए अगर हमारे पास वर्गाकार टाइल की भुजा आ चुकी है तो अब हम इस कमरे में टाइल्स को बिछाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहली टाइल्स आ जाएगी इस तरीके से। अब देखिए पहली टाइल्स के बाद हमारे पास जो चौड़ाई रह चुकी है वो 4 मीटर रह चुकी है और लंबाई रह चुकी है 8 मीटर। तो यहाँ पर हम दूसरी टाइल को बिछा देते हैं तो हमारी दूसरी टाइल आ जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए अब दो टाइल्स ने मिलकर के जो इसकी चौड़ाई है वो पूरी पूरी 8 मीटर कवर कर ली है। लेकिन अगर हम लंबाई देखें तो लंबाई 4 मीटर ही कवर हुई है, अभी 8 मीटर रह रही है। तो हम क्या करते हैं, आगे तीसरी टाइल को बिछा देते हैं। इसी तरह से चौथी टाइल्स आ जाएगी, फिर पांचवी और फिर छठी। तो यहाँ पर देखिए जब हम 6 टाइल्स को बिछा देते हैं तो हमारी लंबाई और चौड़ाई इस कमरे की पूरी पूरी कवर हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस कमरे में जो वर्गाकार टाइल्स हैं वो अधिकतम 6 ही आ सकती हैं। तो यहाँ से देखिए हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमारे पास कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई है, अगर हम उसका HCF निकालेंगे तो जो वर्गाकार टाइल्स हमें बिछानी है, हमें उस वर्गाकार टाइल्स की भुजा मिल जाएगी। अब यहाँ से देखिए हमें इतना ही कवर करना है। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर टाइल्स बिछा करके देख ली थी। हमने यहाँ पर टाइल्स इसलिए बिछा करके देख ली क्योंकि यहाँ पर जो कमरे की लंबाई और चौड़ाई है वो हमको छोटी छोटी दी हुई है, 12 मीटर और 8 मीटर। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो वो हमको काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दी हुई है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी हम बिछा करके देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है आगे को हमें कोई ऐसा कमरा दिया जाए जिसकी भुजाएं काफ़ी बड़ी हो, तो वहाँ पर हम टाइल्स बिछा करके नहीं देखेंगे। तो यहाँ से देखिए अब
अब हम टाइल्स की संख्या को किस तरीके से निकालेंगे। देखिए टाइल्स की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कमरे का क्षेत्रफल है उसको एक टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए अगर हम इस कमरे की, जिसकी लंबाई हमारे पास 12 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, अगर यहाँ पर टाइल्स की संख्या निकालनी होती तो हम किस तरीके से निकालते। तो देखिए हमारे पास कमरे का क्षेत्रफल कितना आया था, कमरा ये यहाँ पर है आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 12 गुणा 8। और हमारे पास जो वर्गाकार टाइल है उसकी एक भुजा है 4 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 गुणा 4। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइल्स की संख्या आ जाएगी कमरे का क्षेत्रफल यानी कि 12 गुणा 8, इसको हम डिवाइड कर देंगे टाइल्स के क्षेत्रफल से, ये आ जाएगा 4 गुणा 4। यहाँ से भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो टाइल्स की संख्या आ जाएगी 6 के बराबर। तो यहाँ से देखिए आगे से हम इस तरीके से टाइल्स की संख्या निकालेंगे, कमरे के क्षेत्रफल को एक टाइल्स के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए हमसे शुरू में कहा गया है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए दोनों यूनिट अलग अलग हो रही हैं, एक मीटर में है दूसरी सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक यूनिट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आसान है तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में हो जाएंगे 1500 सेंटीमीटर, और 17 सेंटीमीटर अलग है। तो यहाँ पर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर बराबर हो जाएंगे 1517 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो चौड़ाई है वो हमको दे रखी है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो 9 मीटर बराबर हो जाएगा 900 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर अलग है। तो यहाँ पर 9 मीटर 2 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 902 सेंटीमीटर के। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कमरे की लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है। अब हमें निकालना है इनका HCF। अब देखिए हमारे पास कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई है, हम इसका HCF ऐसे ही देख करके नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि संख्याएं काफ़ी बड़ी हैं। तो यहाँ पर हमें भाग विधि लगानी होगी। तो यहाँ पर हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम 902 से डिवाइड करते हैं 1517 को। तो यहाँ पर देखिए एक बार जाएगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 902। 1517 में से जब हम 902 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 615। इस बार हम 615 से डिवाइड करेंगे 902 को, तो ये फिर से एक बार जाएगा तो यहाँ पर ही आ जाएगा 615। 902 में से जब हम 615 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 287। इस बार हम 287 से डिवाइड करेंगे 615 को। अब इस बार देखिए जाएगा दो बार, तो 287 का दोगुना हो जाएगा 574। 615 में से जब हम 574 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 41। इस बार हम 41 से 287 को डिवाइड करेंगे। इस बार जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 7 बार, तो 41 की जब हम 7 से गुणा करेंगे तो ये पूरा पूरा आ जाएगा 287। तो यहाँ से देखिए हमारे पास शेषफल 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर शेषफल 0 है, इसका मतलब हमारा जो HCF है वो है 41। अब देखिए हमारे पास HCF आ गया है 41। अब HCF आने का मतलब है कि हमारे पास वर्गाकार टाइल की भुजा आ चुकी है 41 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हम निकाल देंगे टाइल्स की संख्या। तो टाइल्स की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, जो हमारे पास कमरा है उसका क्षेत्रफल डिवाइड कर देंगे एक टाइल्स के क्षेत्रफल से। तो देखिए कमरे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पर जो हमारा कमरा है वो आयताकार है, तो यहाँ पर कमरे का क्षेत्रफल आ जाएगा 1517 गुणा 902। इसको हम डिवाइड कर देंगे एक टाइल्स के क्षेत्रफल से, टाइल्स का क्षेत्रफल आ जाएगा 41 गुणा 41। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो टाइल्स की संख्या आ जाएगी 814 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका लसागु 54 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3। संख्याओं का अनुपात देने का मतलब है हमें a और b की वैल्यू दी हुई है, इसके अलावा हमें उनका एलसीएम दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले HCF निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है एलसीएम बराबर HCF गुणा a गुणा b। यहाँ पर एलसीएम की जगह आ जाएगा 54, HCF ऐसे ही रहेगा, a की जगह आ जाएगा 2 और b की जगह आ जाएगा 3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास HCF की वैल्यू आ जाएगी 9 के बराबर। अब देखिए हम निकालते हैं संख्याएं। तो देखिए पहली संख्या क्या हो जाएगी, HCF गुणा a। HCF की वैल्यू है 9 और a की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9 गुणा 2 यानी कि 18 के बराबर। अब हम निकालते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हो जाएगी HCF गुणा b। HCF है 9 और b की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा 9 गुणा 3, संख्या आ जाएगी 27 के बराबर। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए योग बराबर हो जाएगा
18 प्लस 27 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 45। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका लैसे 120 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। ये भी देखिए सेम पैटर्न पर ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 4:5। तो यहाँ पर 4:5 का मतलब है हमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर भी देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम बराबर एच सी एफ गुणा ए गुणा बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम बराबर एच सी एफ गुणा ए गुणा बी। एलसीएम की जगह आ जाएगा 120, एच सी एफ को ऐसे ही रखेंगे, ए की जगह आ जाएगा 4 और बी की जगह आ जाएगा 5। यहाँ से जब हम एच सी एफ को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछिए संख्याएं। तो पहली संख्या हो जाएगी एच सी एफ गुणा ए। एच सी एफ की वैल्यू है 6 और ए की वैल्यू है 4, तो ये आ जाएगा 6 गुणा 4 यानी कि 24 के बराबर। इसी तरह से जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो वो आ जाएगी एच सी एफ गुणा बी। एच सी एफ की वैल्यू है 6 और बी की वैल्यू है 5, तो ये आ जाएगा 6 गुणा 5 यानी कि 30 के बराबर। तो यहाँ पर पहली संख्या है 24 और दूसरी संख्या है 30। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36। तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं हैं। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551 तथा अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है तीन संख्याएं जो एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्या होने का मतलब है कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आगे हमसे कहा गया है पहली दो संख्याओं का गुणनफल 551 है। तो यहाँ पर देखिए हम पहली संख्या को ले लेते हैं a और दूसरी संख्या को ले लेते हैं b। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a गुणा b बराबर 551। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी b गुणा c बराबर 1073। अब देखिए अगर आप दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो दोनों इक्वेशन में आपको b कॉमन मिल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम पहली वाली इक्वेशन में 551 को b से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा डिवाइड होगा, और दूसरी वाली इक्वेशन में 1073 को अगर हम b से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसका मतलब 551 और 1073 दोनों ही b से डिवाइड होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 551 और 1073 का HCF निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग विधि का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम 551 से डिवाइड कर देंगे 1073 को। तो यहाँ पर देखिए जब हम 551 से 1073 को डिवाइड करेंगे तो ये एक बार जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 551। 1073 में से जब हम 551 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 522। इस बार हम 522 से डिवाइड करेंगे 551 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 551। इस बार ये जाएगा एक बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 522। 551 में से 522 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। इस बार हम 29 से डिवाइड करेंगे 522 को, तो यहाँ पर देखिए एक बार जाएगा तो 52 के नीचे आ जाएगा 29। 52 में से 29 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। ऊपर देखिए 522 का आखिरी का दो रह गया है तो हम उसको उतार लेंगे, तो ये आ जाएगा 232। 29 की अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो ये पूरा पूरा 232 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास शेषफल आ जाएगा 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तो हमें HCF मिल जाता है। तो यहाँ पर HCF आ जाएगा 29। तो यहाँ पर देखिए जो 29 आया है ये b की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास b की वैल्यू 29 आ चुकी है तो अब हम a और c की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो जब हम 551 को 29 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 19। इसी तरह से जब हम 1073 को 29 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 37। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तीनों संख्याओं का योग। तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 19 प्लस 29 प्लस 37। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 85। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37। दो संख्याओं का में से व लैसे क्रमशः 7 तथा 140 है। यदि संख्याएं 20 तथा 45 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमें दो संख्याओं का में से और ले से दिया गया है 7 और 140। तो यहाँ से देखिए हम a और b की वैल्यू को निकाल सकते हैं। a गुणा b बराबर होता है एलसीएम बटे HCF। तो यहाँ पर a गुणा b बराबर आ जाएगा 140 बटे 7। 140 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20।
अब देखिए ये जो 20 है ये a गुणा b की वैल्यू है, और a और b कैसे होते हैं कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें 20 को दो भागों में डिवाइड करना है। अब देखिए एक तरीका तो मैंने आपसे बताया है कि आप इसको 1 और 20 में डिवाइड कर दीजिए, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है। तो यहाँ पर हम इसके कोई दूसरे फैक्टर देखते हैं। तो देखिए 20 को हम 4 और 5 में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू ले लेंगे 4 और b की वैल्यू ले लेंगे 5। अब हम देखेंगे कि हमारी संख्याएं 20 और 45 के बीच में आ रही हैं या नहीं। तो देखिए अगर हम पहली संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी HCF गुणा a। HCF है 7 और a है हमारे पास 4। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 7 गुणा 4 यानी कि 28। तो देखिए 20 और 45 के बीच में है। अब हम चेक करते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या निकालने के लिए हमारे पास आ जाएगा HCF गुणा b। HCF है 7 और b की वैल्यू है 5। तो यह आ जाएगा 7 गुणा 5 यानी कि 35। तो यहाँ पर देखिए ये भी 20 और 45 के बीच में है। तो यहाँ पर ये हमारी दोनों संख्याएं सही हैं। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी कि हमें 28 और 35 को ऐड करना है। तो 28 और 35 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रहेगा 63। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38। दो संख्याओं का में से 23 है तथा उनके लसागु के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं, तो उन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है लसागु के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं। यहाँ पर ये जो 13 और 14 है ये हमें a और b की वैल्यू दी गई है। अब देखिए अगर हमारे पास a और b की वैल्यू हो और हमें ऊपर पहली लाइन में से भी दिया गया हो तो हम संख्याओं को आराम से निकाल सकते हैं। अब हमसे कहा गया है बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए बड़ी संख्या होगी b गुणा में से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बड़ी संख्या आ जाएगी, में से है 23 और b की वैल्यू है 14। तो यहाँ पर आ जाएगा 23 गुणा 14। इन दोनों की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 322। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39। यदि एक कक्षा के छात्रों को 6, 8 या 10 के समूहों में बांटा जाता है तो कक्षा में न्यूनतम कितने छात्र हैं। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या करना है 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालना है। तो हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 6, 8 और 10। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 4 और 5। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 2 और 5। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 1 और 5। इस बार हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 और 5। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 और 1। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 120। तो यहाँ पर देखिए कक्षा में जो छात्र हैं वो है 120। तो अगर 120 छात्र हैं और अगर हमें प्रत्येक ग्रुप में 6 छात्र लेने हैं तो हमारे पास बन जाएंगे 20 ग्रुप। इसी तरह से अगर हमें 8 छात्र लेने हैं तो हमारे पास बन जाएंगे 15 ग्रुप, और अगर 10 छात्र लेने हैं तो हमारे पास बन जाएंगे 12 ग्रुप। तो यहाँ पर हमारे जो समूह बनेंगे वो पूरे पूरे बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास छात्रों की न्यूनतम संख्या आ जाएगी 120, और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 6, 8 तथा 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता है और 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता है। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 6, 8 तथा 9 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष बचता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, पहले 4, 6, 8 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएंगे 4, 6, 8 और 9। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 3, 4 और 9। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 2 और 9। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 1 और 9। इसको इस बार हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 1 और 3। इस बार हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 1, 1 और 1। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इन सभी की गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72। तो यहाँ पर देखिए 72 ऐसी संख्या है जो 4, 6, 8 और 9 से प्रत्येक स्थिति में शून्य शेष देगी। लेकिन आगे हमसे आखिरी लाइन में कहा गया है 13 से भाग देने पर 7 शेष बचता हो। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 72 को 13 से डिवाइड करके देखेंगे तो 13 की अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 65।
72 में से 65 को घटाएंगे तो 7 ही शेष बच रहा है। तो यहाँ पर हमें इसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ पर जो हमारे पास संख्या आई है 72, यही हमारी ऐसी संख्या है जो 4, 6, 8 और 9 से डिवाइड करने पर शून्य शेष दे रही है और 13 से डिवाइड करने पर 7 शेष दे रही है। तो यही हमारी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।